तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका जुड़ा हुआ है 6G को लेकर के। अभी आपको पता है 5G लॉन्च हुआ था पिछले साल, अब 6G को लेकर के भारत ने एक अलायंस क्रिएट किया है। 6G यानी 6 जनरेशन अलायंस एक क्रिएट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। भारत 6G अलायंस, इसको जो है ऐसे भी आप देख सकते हैं, भारत 6G अलायंस, इसको इस तरीके से शॉर्टकट में भी कई जगह पे आप लिखा हुआ पाएंगे। तो 3 जुलाई 2023 को दूरसंचार विभाग के द्वारा, दूरसंचार विभाग आपका जो केंद्रीय संचार मंत्रालय है उसके अंतर्गत है, उसके द्वारा भारत 6G अलायंस यानी B6GA इसको जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। भारत 6G अलायंस आपका, इसके गठन की घोषणा की गई। अब ये क्या है आपका, देखिए इसमें जो है सरकार और सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, बहुत सारे शिक्षाविद हैं, बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं, बहुत सारे मानव विकास संगठन हैं। इन सभी को एक सहयोगी मंच के तौर पे इसमें सभी को जोड़ा गया है। इस अलायंस में है कौन कौन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, बहुत सारे शिक्षाविद हैं, बहुत सारे थिंक टैंक हैं, अनुसंधान संस्थान है, मानव विकास संगठन है। तो गवर्नमेंट का, अब सरकार का उद्देश्य ये है कि जो ये 6G अलायंस बनाया गया है, भारत 6G अलायंस जिसे हम कहते हैं, इसके माध्यम से हम आने वाले समय में जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी और नवाचार दोनों को बढ़ावा दें। मतलब नेक्स्ट लेवल का जो आपका चल रहा है कम्युनिकेशन को लेकर, दूर संचार को लेकर के, तो इसको लेकर अगली पीढ़ी यानी 5G के बाद अब 6G में हम आ जाएं। और इसको लेकर हमने एक लक्ष्य भी बनाया है कि 2030 तक जो है हम भारत में प्रयास करेंगे कि 6G को जो है लॉन्च कर दें। कब? 2030 तक। 2030 की प्लानिंग हमने बनाई है और इसके लिए 2 चरण बनाए गए हैं। पहली अवधि है 2 वर्ष के लिए, 2023 से लेकर 2025 तक 2 चरण इसमें बनाए गए हैं, 2023 से लेकर 2025 तक। और दूसरा चरण जो इसका बनाया गया है 2025 से लेकर 2030 तक। तो 2030 में इसको लॉन्च करने की सरकार के द्वारा परिकल्पना की गई है, ठीक है। और इसके तहत सरकार चाहते हैं कि जो आपकी मोबाइल प्रौद्योगिकी है ना, टेलीकम्युनिकेशन है, दूर संचार है, इसमें जो आप लोग सिम कार्ड यूज करते हैं, अभी तो आप लोग 4G यूज कर रहे होंगे, अब 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया में, अब 6G का नंबर है, तो 6G में अभी टाइम लगेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है 2030 का टारगेट दिया है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो 6G को लेकर एक अलायंस क्रिएट किया गया है, भारत 6G अलायंस। यदि पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना, जनरेशन देखो समय के साथ बदलनी है और चीज़ें अपडेट होनी है, अपडेट होना भी चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो है आपका समुद्री पोत है। सरकार के द्वारा 12 जुलाई 2023 को एक जो है एक प्रणाली चालू की गई जिसका नाम है सागर संपर्क। एक नई प्रणाली स्टार्ट की गई सरकार के द्वारा जिसका नाम है सागर संपर्क, ठीक है। सागर संपर्क प्रणाली को जो है सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसने उद्घाटन किया है? केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, सागर संपर्क प्रणाली का। किसका? सागर संपर्क प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इस प्रणाली में क्या किया जाएगा? ये एक तरीके का समझिए कि सागर संपर्क एक स्वदेशी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। एक जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसके तहत जो है डेवलप किया गया है। और इसके तहत मतलब कि जो हमारे पोत चलते हैं, पोतों को लेकर, नेविगेशन को लेकर के इस प्रणाली के तहत काम किया जाएगा। तो एक ये आपकी क्या है, नेविगेशन को लेकर के इनके जो है, जैसे आप देखते हैं ना, आप लोग भी गूगल मैप और जो है GPS वगैरह का यूज करते हैं, वैसे ही स्वदेशी स्तर पर डेवलप की गई ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके तहत जो है ये एक तरीके से इनके सटीक स्थिति की जानकारी बता पाएगी कि पोत कहां पर है और कैसे उनको जो है नेविगेट करना है, ठीक है। और इनमें मतलब एक तरीके से काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो एक जो है संपर्क, सागर संपर्क आपका एक नेविगेशन प्रणाली से जुड़ा हुआ मामला है। देखो अभी जो हम यूज कर रहे थे वो हम GNSS को यूज कर रहे थे, GNSS को यूज कर रहे थे।
अब जो है सागर संपर्क के अंतर्गत DGNSS को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका अपडेशन किया गया है और ये अभी आपका तकनीकी जो है पहल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सागर संपर्क आपका ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा, ये तो काफ़ी पुराना मामला है, वैसे सरकार के द्वारा एक नीति लाई गई है और जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है, इनको लेकर के इन खनिजों की पहचान करने के लिए एक सूची तैयार करने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है। 7 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है? जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी सूची बनाने के लिए। महत्वपूर्ण खनिज जो है हमारे देश में, उनकी सूची क्रिएट करने के लिए क्रिटिकल मिनरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, भारत के लिए जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी सूची बनाने के लिए केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता कौन है? डॉक्टर वीणा कुमारी थर्मड, ये जो है इसकी अध्यक्ष है। इस पूरी समिति की अध्यक्ष कौन है? वीणा कुमारी, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वीणा कुमारी इसकी अध्यक्ष है। वीणा कुमारी इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, तो 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है, खान मंत्रालय के द्वारा बनाई गई है और किस लिए बनाई गई है कि जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी एक लिस्ट बना दी जाए। क्या कर दी जाए? महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट बना दी जाए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आज का टाइम पीरियड किससे जुड़ा हुआ है? आज का समय जुड़ा हुआ है आपका सुपर कंप्यूटर्स से, है ना। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। देखिए इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। यहाँ पे देखिए भारत अभी एक सूची जारी हुई है जिसमें 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, 21 से 25 मई 2023 को जर्मनी में एक जो है कॉन्फ्रेंस थी, आपकी हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस थी। जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस थी, जर्मनी में एक सभा का आयोजन किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जर्मनी में हैम्बर्ग एक जगह है, जर्मनी के हैम्बर्ग में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो इसमें 500 टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई। सुपर कंप्यूटर, अब ये 500 टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में से जो लिस्ट है इसमें भारत के भी काफी सारे सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन जो नंबर 1 में आपका सुपर कंप्यूटर है वो है अमेरिका का। अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर, फ्रंटियर आपका नंबर 1 पे है। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर नंबर 1 पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है चीन का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू। चीन का सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। तीसरे नंबर पे है आपका लूमी। लूमी आपका फिनलैंड की सुपर कंप्यूटर है। फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर है लूमी। ठीक है, ये तो टॉप 3 हो गए। फ्रंटियर सबसे ज्यादा, ठीक है, 1194 पेटाफ्लॉस जो है उसकी क्षमता है। ठीक है, पेटाफ्लॉस में हम इसको नापते हैं, इसकी क्षमता को। तो फ्रंटियर आपका अमेरिका का है, यूएसए का है, सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर है। फिर फुगाकू है जापान का, फिर लूमी है। ठीक है, इसके बाद इटली का आपका लियोनार्डो है। अब बात करते हैं कि टॉप 500 में भारत के कितने थे। भारत के टोटल 4 सुपर कंप्यूटर हैं टॉप 500 में, जिनमें से हमारे देश का जो सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर है वो 75वें नंबर पे है देखा जाए, और भारत का नंबर 1 है, 75वीं रैंक में आता है, जिसका नाम है एरावत। ध्यान रखिएगा, एरावत भारत का सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर है और विश्व में इसकी रैंकिंग आती है 75 नंबर पे। ये आपका पुणे में अवस्थित है, सीडैक के ऑफिस में उपस्थित है। सीडैक ऑफिस पुणे में अवस्थित है आपका। ठीक है, पुणे में है आपका एरावत।
तो ये आपको थोड़ा सा रफली याद रखना है, सुपर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछता है। फ्रंटियर आपका जो है नंबर 1 है यूएसए का, फिर फुगाकू है, फिर आपका जो है लूमी है। भारत का एरावत नंबर 1 है। सबसे अच्छा कौन सा है? एरावत। ठीक है, तो एरावत हमारा अभी मतलब आप सोचो कि यदि आप सोचें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी क्या स्थिति है, तो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि हम फ्रंटियर से इसकी तुलना करें तो फ्रंटियर की जो अधिकतम संसाधन गति है, उसकी जो स्पीड है वो आपकी 1194 है। कितनी है? 1194 पेटाफ्लॉप है ना। अब यदि मैं एरावत को कंपेयर करूं फ्रंटियर से, तो इसकी स्थिति बहुत ही कम है। 8.5 जो है आपका, ये आपका 8.5 ही है मात्र। ठीक है, पेटाफ्लॉप है, 8.5 पेटाफ्लॉप है इसकी संसाधन गति। तो ऐसे में आप सोचिए कि अभी स्थिति भारत को सुपर कंप्यूटर की दिशा में काफी काम करना है, और सरकार जो है लगातार काम कर रही है, एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर बना रही है। तो एरावत आपका भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित जो है एक आपका जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और देखो ओवरऑल सरकार का लक्ष्य यही है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचे, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेकर के आना पड़ेगा इस देश में, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को भी लेकर के आना पड़ेगा, और इन सभी पे आपका एरावत जो है एक अच्छी पहल है। ठीक है, एरावत इसलिए इसका नाम दिया गया है, और एरावत जो है सीडेक पुणे में अभी स्थापित है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? इसके अलावा जो है आपका और बहुत सारे हैं आपके। इसके अलावा परम कामरूप है, परम कामरूप आपका आईआईटी गुवाहाटी में लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके कई सारे हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम अनंत है, आईआईटी गांधीनगर में है। परम पोरुल ये एनआईटी तिरुचिरापल्ली में है। परम प्रवेगा, तो जितने भी बड़े बड़े हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहां पर ये लगे हुए हैं। परम शिवाय, परम गंगा, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम के नाम से हमारे देश में ज्यादातर सुपर कंप्यूटर्स के नाम रखे गए। अब नाम से ही सुपर कंप्यूटर है, इनमें गति बहुत अच्छी होती है, और ये सेकंडों में बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन को, और इनकी इतनी गति फास्ट होती है कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को ये जो है डेटा एनालिसिस या कुछ भी है बहुत सेकंडों में करते हैं, नैनो सेकंड में करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सुपर कंप्यूटर से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं, तो आप सुपर कंप्यूटर को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और सुपर कंप्यूटर कोई ऐसा नहीं होता छोटा सा होता है, ये तो आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं। पूरी एक बिल्डिंग की बिल्डिंग होती है, काफी बड़ी बिल्डिंग होती है, कई जो है एकड़ में फैली हुई बिल्डिंग होती है, जिसमें पूरा का पूरा सुपर कंप्यूटर में इतनी सारी वो हार्ड डिस्क कह सकते हैं वो लगी होती हैं उसमें, और वही उसकी क्षमता को इनहेंस करती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स है आपका तेलंगाना गवर्नमेंट को लेकर के। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपना जो है पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क जो है, भारत का पहला, वैसे ये भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क है, उसको लॉन्च किया गया है, लेकिन ये तेलंगाना ने किया है। 9 मई 2023 को तेलंगाना सरकार के द्वारा राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क इसका अनावरण किया गया है, और इससे जो है अब तेलंगाना जो है एक रोबोटिक, जैसे देखिए आने वाला समय क्या है, रोबोट्स का है ना, तो उसी के दृष्टिकोण में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है। और ये सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट का नहीं है, पूरे भारत का ये पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो हम आने वाले समय पे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम आने वाला समय जो होगा ना रोबोट्स का होगा। ठीक है, हर काम रोबोट कर रहे होंगे। आपके पास एक, अभी आप देखते हैं ना, हम मोबाइल एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कुछ समय बाद रोबोट गिफ्ट देंगे, है ना, सब काम रोबोट करेंगे, हर घर के जितने जितने काम है सब रोबोट के द्वारा किए जाएंगे। तो भारत में एक स्थायी और आत्मनिर्भर रोबोटिक्स इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए पूरा का पूरा फ्रेमवर्क लाया गया है, और इसके लिए तेलंगाना रोबोटिक इनोवेशन सेंटर की स्थापना किया जाएगा। रोबो पार्क बनाए जाएंगे, जहां पर जो है रोबोट्स को बनाया भी जाएगा, उनको चेक भी किया जाएगा, और ड्रोन फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे, एआई फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्रिएट किया जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा। जो भी आपकी इस समय रिसेंट टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स के क्षेत्र में चल रही है, उसको लेकर के ये पूरा का पूरा रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये भारत का एक अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव और फ्यूचर है। ठीक है, तो ये एक आपका हो गया, क्लियर है, स्पष्ट है। दूसरा मैंने आपको सुपर कंप्यूटर बता दिया। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया कि रोबोटिक फ्रेमवर्क जारी करने वाला तेलंगाना भारत का पहला स्टेट बना है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको सुपर कंप्यूटर बता ही दिया, एरावत भारत का है और फ्रंटियर अमेरिका का नंबर 1 है। इसके बाद ये आपको मैंने बताया एक 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है डॉक्टर बीड़ा कुमार जी की अध्यक्षता में, महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर के,
और ये आपका सागर संपर्क आपका एक तरीके से ये नेविगेशन को लेकर के है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लेकर के पूरा डेवलप हो रहा है। और इसके अलावा भारत जो है 5G से 6G में मूव करने के लिए एक अलायंस क्रिएट किया गया है जिसका नाम है भारत 6G अलायंस। ठीक है, भारत 6G अलायंस को क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं सारे के सारे। 6G को लेकर के मैंने आपको बता दिया। अब बस देखो इतना ही जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बताता जाऊँ बस उतना जानते जाइए, उतना पढ़ते जाइए। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? इतने का रिवीजन करिए। ठीक है।